वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने 5वें धरने के लिए 5 सालों में 5वें धरने के लिए फैज़ाबाद की तरफ जा रहे हैं। उनकी पुलिस से झड़पें हो रही हैं, जिसमें जुमे के रोज़ 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। आज आईजी पंजाब के मुताबिक 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए। टीएलपी के कारकुनान भी 2 जो है वो जुमे के रोज़ वो उनकी जानें गईं, और आज भी टीएलपी की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके कई लोग इस सारे क्लैशेस में मारे गए हैं। 2017 में जब आई थी तहरीक लब्बैक फैज़ाबाद तो वो अपने लोग थे। 2018 में जब आए तो वो एक सियासी जमात बन गए। 2018 के इलेक्शंस में बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, वो बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने हिस्सा भी लिया और 5वीं बड़ी जमात बनी वोटों के तनासुब के एतबार से। उसके बाद लोकल इलेक्शंस भी हुए, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर 2019 में उनको कलअदम करार दे दिया गया, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। और इवेंचुअली जो खादिम रिजवी साहब की रहलत के बाद उनके जो साहबजादे हैं साद रिजवी, उन्होंने इस तंजीम की कमान संभाली और वो फिर दोबारा से उन्होंने धरना दिया। तो हुकूमत ने उनके साथ 2 मुआहदे किए, नवंबर 2020 में और अप्रैल 2021 में, जिसमें वफाकी वज़रा के दस्तखत थे, शेख रशीद साहब और नूरुल हक कादरी साहब, और ये कहा गया कि हम उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करेंगे और यहाँ पर जो पार्लिमान में है करारदाद भी पेश करेंगे कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाए। मगर साद रिजवी को रिहा नहीं किया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 हफ्ते पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, मगर हुकूमत ने उस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ वापस जो है लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। उनको जो रखा गया वो MPO के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने। ज़ाहिर है कोई भी अदालत जो है उस ज़रूर हुकूमत से पूछेगी कि जनाब अगर आपके पास कोई केस नहीं है तो MPO को बार बार करने के बजाय आप इनको रिहा कर दें। यही लाहौर हाई कोर्ट ने किया। मगर हुकूमत अब ये कह रही है, और क्या कह रही है हम नहीं कहते बल्कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़बानी सुनते हैं। मजबूरी की हालत में समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नहाती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत इस पर तफसीली बात करेगी, लेकिन हालात की संजीदगी को देखते हुए, हालात की गहराई को देखते हुए ये मेरे फराइज में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। जी, तलब कर रहा हूँ कौमी सलामती के लिए। मुझे उम्मीद है कि अगर खुदा न खास्ता चीज़ें वायलेंस की तरफ गई, मजीद वायलेंस की तरफ गई, क्रैकडाउन हुआ, और क्रैकडाउन में फिर आपको पता है क्या कुछ होता है। उम्मीद है कि 2017 की तरह ऊपर से एक ट्वीट नहीं आएगी जिसमें कहा जाएगा कि जी पीसफुली हैंडल करें, क्योंकि ये कौमी सलामती और कोहीजन के खिलाफ है। आपको याद है SPR से एक ट्वीट आई थी, फिर आपको याद है फिर वहाँ पर पैसे भी बांटे गए थे। अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है उस वक्त के 1000 रुपये अब कोई 2, 2.5, 5,000 नहीं, 5 भी नहीं यार, 2.5 तक नहीं। इन्फ्लेशन आप देखें रेट बड़ा है। खैर वो तो अभी हो सकता है जब वो फैज़ाबाद आएंगे। ठीक है, अभी जो सूरत हाल शेख साहब फरमा रहे हैं कि रेंजर्स को तलब कर लिया गया, रेंजर्स ऑलरेडी टैकल कर रही है इन लोगों को पुलिस के साथ। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे तमाम शहरों के पंजाब के रेंजर्स मौजूद है। अब मुझे नहीं पता कि ये रेंजर्स से मज़ीद क्या काम लेंगे या रेंजर्स क्या करेगी, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि फ्रंट लाइन पुलिस की रहेगी, जिनके अब तक 7 जवान शहीद हो चुके हैं, और वो पूछ रहे हैं हुकूमत से कि भाई हमें ये तो बता दीजिए कि हमने करना क्या है। उनको जो जवाब मिलता है कि बस इनको रोकना है। अच्छा, खंदकें भी आपने खुदवा दी, ठीक है,
उसके बाद आपने लाहौर से उनको एश्योरेंस दी कि नहीं निकलने दिया जाएगा, वो लाहौर से निकल गए, वो मुरीद के पहुंच गए, वो साधु की पहुंच गए, वो इधर, और अब जो है कहा यह जा रहा है कि वो रवा दवा हैं इस्लामाबाद की जानिब। मुझे नहीं पता कि आज पहुंचेंगे, गालिबन ये जुम्मे तक बात जाएगी और इवेंचुअली जुम्मे। अच्छा, आपने बात की ना पुलिस की, तो एक इंटरेस्टिंग खबर आज भी आई है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सरदार अली खान जो हैं, उन्होंने लाहौर पुलिस हाई कमांड को रिपोर्टेडली बड़ा मतलब डांटा है कि आपने बड़ी अनप्रोफेशनली हैंडल किए हैं, ये लाहौर से आगे निकल कैसे गए। अच्छा, बार बार जब भी ये होता है, जब भी पुलिस एहलकार शहीद होते हैं, मुझे याद है पिछली दफ़ा मेरी खुद बात हुई थी, अब जाहिर है मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उनको वर्दी का मसला हो जाएगा फिर। उन्होंने कहा था कि सर हमेशा हमें ये सामने धकेल देते हैं, हमें मारा जाता है, हमें यरगमाल किया जाता है, हमें कत्ल किया जाता है, और फिर आप हंसी खुशी एक दस्तखत कर देते हैं कि जी अब बस सब सेट है और अब हम एक बार फिर भाई भाई हैं। एक वक्त आएगा जब हम निकलेंगे और हम बिल्कुल वहां पे खड़े होंगे, लेकिन हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जब हमारी जाने जाएंगी, हमारी बेवाओं और बच्चों का कौन, यतीमों का कौन ख्याल रखेगा। जो आप पैसे भी देते कंपनसेशन, ज़ाहिर जान की कोई कंपनसेशन नहीं होती, उनके बच्चे बेचारे जो हैं वो फैमिलियां दरबदर हो जाती हैं। मोटिवेशन और मोरल नाम की भी कोई चीज़ होती है, और जब आप बार बार यू टर्न, इतनी यू टर्न लें कि बंदे का सर चकरा जाए, तो डोंट एक्सपेक्ट कि पुलिस इतनी प्रोफेशनली हैंडल करेगी। फिर बिल्कुल फिर आपको रेंजर्स की जरूरत पड़ेगी, और खुदा ना खास्ता उससे आगे बात ना जाए। अच्छा, 2017 बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ, 2017 में जैसे कहा कि वो अपने लोग थे, फिर सियासी जमात बन गए, फिर कलअदम हो गए, और अब शेख साहब फरमा रहे हैं कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, अस्करियत पसंद हो गए। आज वफाकी काबीना में इमरान वज़ीर आज़म की सदारत में जो इजलास हुआ, उसकी तफसीलात देते हुए फवाद चौधरी ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। ये जो लोग ये समझते हैं कि इस तरीके से, देखिए आइडिया रखना हर एक का हक है, कोई भी आप आइडिया रख सकते हैं, आप उसके हक में हो सकते हैं, खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि अगर आप मेरा आइडिया नहीं मानेंगे तो मैं आप पे बंदूक लेके चढ़ दौड़ूंगा, ये तो नहीं हो सकता। इस तरह तो रियासत का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम अपनी ये इख्तियार कि वायलेंस का इख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे, तो फिर तो रियासत ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आज की काबीना की मीटिंग में ये एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे याद आ जाता है जो मुआहदे हमने कलअदम टीटीपी के साथ किए थे, उस वक्त भी एक यही चल रही थी, तो अपने लोग हैं ऐसे नहीं कर सकते। बड़े बड़े रियासती इदारों के जो वो ओहदेदारान हैं, उनकी जानिब से बाकायदा कहा गया कि नहीं ये काम, और वो मुसलमान नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो सारा वो जो है अब अलकायदा के साथ जोड़ा जा रहा है इन्हीं स्पीचेस में, इन्हीं बयानात में। अब आज अभी फवाद चौधरी कहते हैं कि आज ये हमने फैसला किया है, बिल्कुल सही किया है, और मैं बिल्कुल हम सब रियासत के साथ खड़ा होना चाहेंगे। अगर पता लगे कि रियासत खड़ी हो भी रही है या नहीं, या वो किसके और साथ कब खड़ी तक है? नहीं, और कब तक और कब तक, क्योंकि ये आज की बात है, कल का हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि ऑपरेशन हो सकता है कि क्रैकडाउन हो, लेकिन हो सकता है कि हस्बे मामूल दोबारा एक अग्रीमेंट साइन हो। आपने जो अभी ये जो क्रोनोलॉजी बताई है ना कि अब मिलिटेंट हैं, उससे पहले कलअदम थे, उससे पहले सियासी जमात थे, उससे पहले भाई भाई और अपने लोग थे। मैं थोड़ा सा उसके आपको एक वीडियो मोन्टाज भी दिखाना चाह रहा हूँ, जरा देखिए और थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझिए। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे, और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। वो बहुत तैयार थे, वो हमसे जितने भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात में आने से पहले वो अपनी सारी सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि इस चौक को यहाँ से बंद करना है, मोटरवे को ये करना है, जीटी रोड को ये करना है। सो दे वर मोर प्रिपेयर्ड देन अस, बट टुडे वी हैव डिसाइडेड that ban on TLP
and this file is going to cabinet for the approval from today. हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद धरना खत्म किया जाएगा, जबकि मुकदमात इखराज और 4th शेड्यूल नए और पुराने का खात्मा किया जाए। सो हमने तफसीली TLP से 8 घंटे तक बातचीत की है। ये तय पाया है कि हम मंगल तक बुध तक जो हमने दुआ की है उसमें मैंने मंगल और बुध का जिक्र किया है कि हम इनके केसेस जो हैं वो वापस भी लेंगे और शेड्यूल 4 को भी देखेंगे। और मैंने उनका इतराज़ था कि 2 रोज़ पहले जो बात की फ्रांस एम्बेसी के बारे में, मैंने उनके सामने ये दोहराई कि पाकिस्तान एक दुनिया की मुसलमान मुल्कों की वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है और उस पर आलमी दबाव है। हमने उनके साथ दस्तखत किए हुए हैं, मैंने और नूरुल हक कादरी साहब ने, कि इस मसले को, इस वक्त फ्रांस का एम्बेसडर मौजूद नहीं है, नाज़मुल अमूर है उनके, असम्बली में लेके जाएंगे और स्पीकर साहब से उस कमेटी की तश्कील के लिए दरख्वास्त करेंगे ताकि जल्द अज जल्द उस पर काम हो सके। और फिर आज के आप बयान इसके साथ, इसके एंड में आप आज का बयान लगते हैं कि सर बस बहुत हो गया है और ये मिलिटेंट हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यार अगर इसमें से कोई, अच्छा मुझे कभी कभी लगता है कि ये सोचते हैं कि हम गजनी हैं, हाँ, कि हर हफ्ते हम भूल जाते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ है। जैसे कोई रीसेट बटन है ना, हर इतवार की शाम को ना हम रीसेट बटन दबा देते हैं। तो पिछले हफ्ते भी नहीं, 2 रोज पहले का बयान है कि केसेस वापस ले रहे हैं और आज कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। ये इनको अच्छा लगेगा कि हम गोल्ड फिश की तरह एक बोल में घूमते रहें और कभी कभी ऐसा ही लगता है कि हम घूम ही रहे हैं। हम तो घूम रहे हैं, लेकिन क्या इनको पता है कि इन्होंने परसों क्या बयान दिया था? इनको अच्छी तरह से पता है। और इनको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इसमें से अगर कोई सबक सीखा जाए, वैसे तो बहुत है, अगर कोई सबक सीखा जाए वो एक ये है कि जब आप फांसी का फंदा तैयार करते हैं ना अपने दुश्मनों के लिए, तो आपके अर्तने गर्दन का ही नाप का होता है। और अब जब आप तलवार को तेज़ करते हैं ना अपने दुश्मन के सर कलम करने के लिए, वही तलवार आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो तलवार है, वो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर द तलवार हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन। और उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है तहरीक लब्बैक की, और हर दफ़ा सक्सेसफुल हुई है, इसीलिए बार बार इस्तेमाल होती है कि इंच दोगे तो फुट लेंगे, हाथ दोगे तो बाजू लेंगे। और क्यों नहीं, क्योंकि आखिरकार आपका भी जो एटीट्यूड रहा है वो हमेशा एक हाफ हार्टेड किस्म का ही एटीट्यूड रहा है कि नहीं यार, कभी बैठ के बात करनी है तो कभी क्रैकडाउन करना है, अरेस्ट करना है तो FIR पर नहीं अरेस्ट करना, आपने MPO पर अरेस्ट करना है। आपने कह दिया कि कलअदम है, लेकिन आपने डिसॉल्व नहीं करना। अभी भी आप जाएं तो आपको बैनर्स हर जगह मिलेंगे। तो अगर आपका अपना एटीट्यूड कंफ्यूज और हाफ हार्टेड होगा और हर दफ़ा आप बेचारी पुलिस को सामने धकेल देंगे, हमदर्दी अगर है किसी के साथ इस वक्त पर, तो पुलिस के शुहदा के साथ है, उनके अहले खाना के साथ है, उस अवाम के साथ है जो डिसरप्ट हो रही है, जो अपने घर नहीं पहुंच सकती, जो अस्पताल नहीं बंद है, जो अस्पताल नहीं पहुंच सकती, जो अपने ऑफिस नहीं पहुंच सकती, और उन लोगों के साथ भी है जिनको वर्गलाया गया है और जिनको रोडों पर लगाया गया है। अच्छा, ये तो अपने किलों में महफूज रहेंगे, इनको तो कोई मसला नहीं। इनको तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो दुख है वो ये है कि सर मैं क्रिकेट मैच नहीं देख सका, ठीक है, ये अपने किलों में महफूज रहेंगे। आग लगेगी बस्ती में, धुआं भी नहीं पहुंचेगा इन तक, क्योंकि ये अपने शीशे बंद कर देंगे और AC ऑन करेंगे। जो धुआं पहुंचेगा वो पता है किस चीज का है, वो अपने सिगार का है, जो बैठ के वहां पे फूक रहे होंगे, और कोई यहाँ पे गेम नहीं है। सही बात। एक वक्फा ले और वक्फे के बाद वापस आते हैं जनाब। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने की, जो कि रवां दवां है। एक दफ़ा फिर फैज़ाबाद में 5वां साल 5वां धरना, और हुकूमत की कोशिश है उन्हें रोका जाए, उनको अस्करियत पसंद भी कहा गया, सारा कुछ किया गया। अगर इसके 2 तरीके हैं, एक तो फौरी कैसे एवर्ट किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में
जब आप एक जत्थे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि वहाँ से कोई उनका रहनुमा सामने हो। साद रिजवी को आपने अंदर किया हुआ है, बेहतर ये होता कि अगर आपने इससे हवा निकालनी थी तो आप साद रिजवी को रिहा कर देते और उनके थ्रू मुज़ाकरात करते, आधी टेंशन वहीं शायद ख़त्म हो जाती। ठीक है, आपने क्या किया, आपने खंदकें खोद दी, आपने उनको रोकने की कोशिश की, खूनी तसादुम हुआ, पुलिस वालों की जान गई। मगर एक फैसला आया था 2019 फरवरी में जस्टिस काजी फाइज ईसा उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जो आपने अभी बात की ना मुज़ाकरात वगैरह की, तो तहरीक लबैक की तरफ से भी ज़ाहिर है कि एक प्रेस रिलीज़ आया है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई हथियार नहीं है, और मेरा ख्याल है कि पुलिस की तरफ से या हुकूमत की तरफ से शेख रशीद क्लैशनकोफ SMGs वगैरह वगैरह। चले ठीक है, जहाँ तक नेगोशिएशंस की बात है तो TLP का कहना है कि जी हुकूमत कह तो रही है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारे लीडर्स को अभी तक अप्रोच नहीं किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी इदारों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस वज़ीर आज़म को हटाकर मुल्क बचाएं, और बेस्ट जो लाइन है इसमें कि जो असल इंतहा पसंद है वो हैं जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया था और पार्लियामेंट और PTV पर हमला किया था। तो आप देखें कि मतलब फुल सर्कल तो बहुत छोटी बात है, एक स्पाइरल चलती है। फैजाबाद जजमेंट की आप बात कर रहे थे। जजमेंट जो आई थी फरवरी 2019 में काजी फाइज ईसा के, जिसके खिलाफ फिर बहुत ज़्यादा जो है बातें की गई, और बल्कि ISI, PTI, MQM, शेख रशीद सबके सब उस जो है फैसले के ख़िलाफ़ चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और वो अभी तक गालिबन डिसाइड नहीं हुआ है। उस फैसले के मैं कुछ चीज़ा नुकात अगर आपको बता दूं, उन्होंने जज साहब ने सिर्फ ये फरमाया था कि एहतजाज सबका हक़ है, लेकिन उसके दौरान लोगों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब हुकूमत का हर दफ़ा ये कह देना कि हम केसेस वापस ले रहे हैं, उस याद होगा आपको पहले धरने में एक 8 साल बच्चे की जान गई थी, एम्बुलेंस पहुंच नहीं सकी थी, बहुत से लोग, और उस वक्त भी 6 तकरीबन पुलिस एहलकारों की जान गई थी और सर फटे थे। उसके बाद उनके आंसू हुई थी, बिल्कुल आंखें ज़ाया हुई थी, और रियासत कहीं मौजूद नहीं थी। टीवी पे एक टीवी चैनल खाने पहुंचा रहा था जी। पैमरा का रोल उसमें डिस्कस किया गया कि पैमरा ने जो चैनल्स उसको दिखाना चाह रहे थे, बल्कि रियासत की पॉलिसी को वो करना चाह रहे थे कि जनाब ये लोग खून खराबा, उनको रोक दिया गया। हाँ। और बाकी जो उस धरने को मैग्नीफाई कर रहे थे और उसको उनको इजाज़त दी गई, लाइव कमेंट्री चल रही थी कि जनाब हाँ ये देखें नाश्ता कर रहे हैं, ये देखें खाना आ रहा है, और बल्कि 92 चैनल का नाम लेकर के कहा गया कि वहाँ खाना उनकी तरफ से पहुँचाया गया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब ये किसी भी जो है फ़ौजी एहलकारों का काम नहीं है कि वो किसी तरीके से, क्योंकि आपको पता है पहले मुआहदे में उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ जो हैं उनके दस्तखत मौजूद थे, एहसन इकबाल के भी दस्तखत मौजूद थे। तो ये बात नहीं है कि ये हुकूमत कन्फ्यूज़ थी, पिछली हुकूमत भी रही और उन्होंने भी सरेंडर किया उस वक्त एहसन इकबाल। हालांकि उसके बाद उन बेचारों को सामना करना पड़ा उसी जो ये मॉन्स्टर क्रिएट हुआ था, आपको पता है गोली मारी गई उनको, और बाद में इस चीज़ों के ऊपर कोई हमारे यहाँ कोई सियासी इत्तफाक हुआ ही नहीं, क्योंकि जाहिर है आपको गोली लग रही है तो मैं तो खुश हूँ ना, जाहिर है, बहुत जाहिर से आप नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मुझे तो गोली लगी नहीं एग्जैक्टली मुझे ये, और उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि ये आग बुलेट प्रूफ है, ये आग आपके घर भी आएगी एक दिन। याद है आपको 2017 में ये बात, बिल्कुल ये बात की थी, लेकिन मसला है कि नहीं आएगी। वो अगेन वो अपने किलों में महफूज हैं। आग लगती है तो पुलिस वालों के घरों पे, आग लगती है तो आवाम को, इनको क्यों आग लगे? इवन तहरीक लब्बैक के जो लोग आते हैं उसमें जो नौजवान हैं जो मरते हैं, बिल्कुल वो क्या करें? वो तो एक उनको भी इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी टू से, कि बिल्कुल हम आपको एक मकसद के लिए जाते हैं, वहाँ पर लीडरशिप अपने जो है फेवर्स लेकर के और बाद में लोगों से कहती है चले जाएं। बल्कि जब 2017 के धरने में उनको लिफाफे भी मिले, जी बिल्कुल, है ना, तो वो जाहिर है अब वो उन्हें उम्मीद लग गई कि यार हम तो सैर करने भी जाएंगे। क्यों नहीं लगे? देखिए मैं अगेन मैं नहीं क्रिटिसाइज कर सकता, ठीक है, जो तोड़फोड़ हुई है, कत्लो गारत हुई है, बिल्कुल, लेकिन जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो तो आपने खुद उनको दिखाई है ना कि सर अगर ऐसा करोगे तो रियासत पीछे हट जाएगी, बल्कि आपको सपोर्ट भी करेगी अगर अपने सियासी मुखालिफ को पिन डाउन करना है तो आपने एक प्रेशर क्रिएट करना है। तो प्रेशर इसी तरह के जत्थों के
ज़रिए और जो है इसी तरह के जो धरनों के ज़रिए ही होता है। बिल्कुल। अच्छा फैज़ाबाद, हाँ, जजमेंट की आपने बात की तो बड़ी मज़ेदार बात है कि आज मैं देख रहा था कुछ चैनल्स पर कि हम ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस पर अमल दरामद क्यों नहीं की। सर आप वही लोग हैं जो इस पर तंकीद कर रहे थे जब ये आई थी। अगेन गजनी नहीं है, और याद है हमारे पास क्लिप्स मौजूद है। हुकूमत जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया, न सिर्फ फैसले को चैलेंज किया बल्कि एक रेफरेंस भी बनवा दिया। अच्छा मुझे तो बच्चे अगर काम उस पर कर लिया होता ना, मुझे पता है उस वक्त वो आपकी सियासी मफाद आप ये हक में नहीं था, तो शेख रशीद साहब आराम से मैच देख सकते थे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उस वक्त तक शायद मामला यहाँ तक नहीं पहुँच गया होता, लेकिन हो गया है। अच्छा जहाँ तक बड़ी बातें होती हैं ना, हमेशा बातें होती हैं, सर मीटिंग्स होती हैं, प्रपोजल बनते हैं, मसौदे बनते हैं, ये वो कि यार ये जो इंतहा पसंद सोच है ना, इसको हमने किसी तरह से कंट्रोल करना है। आप बताएं कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मतलब एक तो है कि आप अपनी रिट को हर दूसरे दिन तब्दील ना करें। दूसरी बात है कि जो स्ट्रेटजी जो मैंने देखी है हुकूमत के जानिब से, वो ये है कि आप ये साबित करते रहें 24 घंटे कि सर हमारे से ज़्यादा पक्का मुसलमान तो कोई हो ही नहीं सकता। और साबित करने के तरीके क्या हैं? आप कवालियाँ कराएं, आप लाइटें लगाएं, आप केक कटाएं, अमल ना करें, आप अमल ना करें लेकिन दिखाएं। तो आप ऐसे करेंगे, इससे कोई किसी इससे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बिल्कुल, इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। आपके दोगलेपन को मतलब उस वक्त शेख रशीद साहब की आंखों में हुकूमत आई हुई थी, डॉलर तो जाहिर है बहुत महंगा हो गया, वो तो नहीं आया होगा, लेकिन हुकूमत आई हुई थी तो इन्हें लगा कि हाँ इस तरह का प्रेशर क्रिएट करके नून लीग का बाकायदा रास्ता भी रोका गया। आपने देखा 2018 के इलेक्शन, यहाँ पीपल्स पार्टी के आपको पता है गढ़ लियारी से जो है टीएलपी के उम्मीदवार जो है वो जीते। कैसे जीत गए? जब इलेक्शन कमीशन कहती रही कि जनाब ये एक बैंड तंजीम है और ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, हमने रजिस्टर भी नहीं किया, मगर पीटीआई वाले पोस्टर पे लगाते रहे। आपको याद होगा इलेक्शन पोस्टर्स के ऊपर लगा, NA 120 का एक पोस्टर था जिसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा कि आप उनको वोट देंगे हाँ जो कि उस कंट्रोवर्सी में मुलव्वस हैं, जिन्होंने मुआहदे के अंदर जो है एक हल्फनामे में तब्दीली करने की कोशिश, या आप हमें वोट देंगे। शेख रशीद साहब का जो था कि मैं सबसे बड़ा आशिक रसूल हूँ। आप ये देखिए उस रसूल के नाम पर जिसने हमेशा अमन का दर्स दिया। उस वक्त तलवार तेज़ करनी थी ना सर। बिल्कुल हाँ, अब वही तलवार जब अपने पास आती है तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए तमाम सियासी जमातों को कि अगर आप ये कार्ड यूज़ करेंगे तो ये कार्ड लौट के वापस आएगा। अब मैं तीर का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, बहरहाल आप समझदार हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम इस सारी सूरत हाल को एनालाइज़ करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सबूक सैयद। वेलकम बैक। और वो तंजीम जो कभी अपने लोग थे और आज एक अस्करी तंजीम बन चुके हैं बकौल हुकूमत के, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा? हमारे साथ सहाफ़ी इस्लामाबाद से सबूक सैयद मौजूद हैं जो कि मजहबी जमातों के रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं और इस सारे सिलसिले को उन्होंने भी बगौर उसका मुताला किया है कि फ़िनोमेनन कैसे बनते हैं। तो सबूक मैं ये जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर है ये बात सबको पता है कि सलमान तासीर जो साबिक़ गवर्नर हैं, उनके कातिल मुमताज़ कादरी की फांसी के बाद ये तंजीम वजूद में आई और फिर अचानक एक फ़िनोमेनन बन गई। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक जो है शुरू से लेके अब तक आपको क्या लगता है कि उनका ये जो राइज़ एंड राइज़ ऑफ तहरीक लब्बैक है, ये रियासत की सपोर्ट के बगैर मुमकिन था? बहुत शुक्रिया शर्जरी साहब, ज़रार खोड़ो साहब। देखिए जो आपका सवाल है बहुत क्लियर है कि तहरीक लब्बैक जिस तरह वजूद में आई और हम ये देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ इसे बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो हम ये देख रहे थे कि उस वक्त में पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी तंजीमें और ऐसी जमातें, और जैसा आप अपने प्रोग्राम में जिक्र भी कर रहे थे टीवी चैनल का, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिपोर्ट जो थी
उसके भी आपने पैराग्राफ पढ़ के सुनाए और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो आपने सुनाई हैं। तो नतीजे के तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत आसान तरीन काम है कि मजहबी इश्यूज पर जो हमारी कौम है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हसास है, बहुत जज्बाती है, और पाकिस्तान में आप हमारी तारीख के अंदर देखें तो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, ख़त्म नबूवत के इशू पर जो एक पूरी मूवमेंट चली थी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी कौम को हद से ज़्यादा इन मौज़ूआत पर हसास किया गया है। और जब ये मौज़ूआत ऐसे हैं कि आप अगर लोगों को फौरी तौर पर सड़कों पे लाना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक मौजू का इंतखाब करें, तो आप एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर जनरेट भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। और लाजमी ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं कि जब आपको किसी न किसी तबके की, किसी न किसी इदारे की, किसी न किसी क़ुव्वत की पुष्ट पनाही हासिल होती है। और पाकिस्तान के अंदर आप जब भी देखते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो हमें ये वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है कि इनकी सरपरस्ती की जाती रही है और इनकी सरपरस्ती होती रही है। और उस सरपरस्ती का नतीजा ये निकला कि सिर्फ तहरीक लब्बैक तो आज की बात है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसी तंजीमें, ऐसे अफराद, ऐसी क़ुव्वतें पाकिस्तान के अंदर मौजूद रही हैं कि जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया, बाद में रियासत की सरपरस्ती में पले बड़े जवान हुए, उनके आशीर्वाद से वो आगे बढ़ते रहे, और बाद में वो सामने आए कि जिसे आपने अपने सहन में पाला था और आपने शायद ये समझा कि ये हमारा दूध पीकर दूसरों को डसेगा, लेकिन उसने खुद रियासत के अंदर ही अपने शहरियों को डसना शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ा जो इशू है वो क्रिएट हुआ। आप फिरका वाराना जमातों को देख लें, आप जिहादी जमातों और दलों को देख लें, और आप फिर इन मौज़ूआत पर क्रिएट की गई तंजीमों को देख लें, तो मजमूई तौर पर एक ऐसी फिजा और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि बाद में खुद रियासत के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो सूरत हाल सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इस बयानिए ने वो तासर और वो क़ुव्वत पकड़ी कि खुद बड़े बड़े अहम इदारों के अंदर भी इस जहन की हमने नशोनुमा और परवरिश होते हुए देखी। और नतीजे के तौर पर इस तबके की और इन अफराद की हमदर्दियाँ सोसाइटी में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आप लोगों के साथ इस मौजू पर आज़ादी के साथ सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, आप गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। ये आपने जो अभी बात की और बिल्कुल ऐसा ही है कि बात होती है कि हम उन्हें मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, वो आपको मेन स्ट्रीम कर रहे होते हैं एक्चुअली। आपने मिसाल दी जिहादी तंजीमों की, तो एक जो बुनियादी फ़र्क है, और मेरा ख्याल है आपका भी इशारा यहाँ था कि जो जिहादी तंजीमें थी उनकी जो बुनियादी नज़रिए की मैं बात कर रहा हूँ, उनके अमल की बात, माल की बात नहीं कर रहा, उनकी स्ट्रेटजी की मैं बात नहीं कर रहा, बुनियादी नज़रिया जो था वो शायद पाकिस्तान की 10% आबादी को समझ में आता था। ये जो नज़रिया है ये एक लिहाज से अक्सरियत का नज़रिया है, और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त बयान किया कि जो पावरफुल सर्कल्स हैं वहाँ पर भी आपको ये नज़रिया मिलेगा। विद दैट इन माइंड, अगर हम आगे की तरफ देखें, विद द पास्ट इन कॉन्टेक्स्ट, आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि इस तरह तो लगता है कि ये तो मज़ीद चीज़ बढ़ेगी, मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। देखिए ज़रार भाई, ये चीज़ बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है और हमारी सोसाइटी इस वक्त एक ऐसी डगर पे चल पड़ी है कि यहाँ पर जो बंदा बात समझता है वो भी बात नहीं करता। मुझे अगर आप इजाज़त दें मैं ज़्यादा खुलकर बात करूँ कि यहाँ पर लोग अपनी बात करने से पहले 1000 मरतबा हाथ खड़े करके अपनी मुसलमानी पहले साबित करते हैं, उसके बाद अपनी बात करते हैं। खौफ की फिजा इस कदर पैदा हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर बात करने से पहले आपको अपने अकीदे का इजहार करना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है कि मैं उस अकीदे से ताल्लुक नहीं रखता, मैं उस सोच और फिक्र से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि मैं इस अकीदे का आदमी हूँ। फिर उसके बाद अपनी बात का इजहार करता है। तो सूरत हाल तो यहाँ तक पैदा हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत से सियासतदान हैं कि जो इस वक्त इन चीज़ों की सपोर्ट और हमायत कर रहे हैं, लेकिन वो हमें पता है कि अंदरूने खाना वो इन चीज़ों की हमायत नहीं करते। वो अपनी सियासी बका के लिए, अपने वजूद को दवाम बख्शने के लिए ये काम कर रहे हैं। और आपने अपने प्रोग्राम में बहुत ही तफसीली अंदाज में उन तमाम अवामिल का ये जिक्र किया था कि 2013 के इलेक्शन के बाद जिस तरह की फिजा पूरे पाकिस्तान में हम लोगों ने देखी, और फिर हमने देखा कि उसमें वो सियासी लोग जो कल तक
उन धरनों का और उन इज्तिमात का हिस्सा थे और अपने इश्तिहारात में, अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। आज जब उनके अपने सर पर आई है तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि कल उस वक्त कुछ सियासी कुव्वतें उनकी हिमायत में खड़ी हुई थी और कुछ सियासी कुव्वतों के खिलाफ थे, और आज कुछ सियासी कुव्वतें कहती हैं कि इस वक्त का चस्का लो, इस वक्त का मजा लो कि इनके साथ यही कुछ हो रहा है। तो मसला ये है कि आपने किस वक्त ये तय करना है कि अपनी रियासत को एक मैच्योर तरीके से आगे लेकर आगे बढ़ना है, और यहाँ पर इस किस्म की जो मजमूम फिजा क्रिएट की जा रही है, इसे किस वक्त आपने फैसला करना है कि इसे हमने ख़त्म करना है। आपने बहुत अच्छी बात की कि जिहादी तंजीमों का जो बयानिया है उसे 10% लेकर लोग चलेंगे, दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनके नुक्ता नज़र को बहुत कम तादाद में लोग लेकर आगे चलते हैं। लेकिन जो इस वक्त हम जिस फिजा का सामना कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो आप यकीन माने कि ये जो नारा है और ये जो झंडा है, इसके सपोर्टर्स के इतने ज़्यादा हैं कि वो अगर इन लोगों से इख्तलाफ भी करते हों लेकिन इस मौजू से इख्तलाफ नहीं करते। बिल्कुल। और वो इस मौजू से इत्तेफाक की वजह से मजबूर हैं कि वो इस मिशन को और इस काज को और इन अफराद को और इस ग्रोह को और इस धरने को सपोर्ट करने के लिए मजबूर है। सपोर्ट करने के लिए मजबूर है। सबूक यहाँ पर एक वक्फा लेना है, वक्त की गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सबूक सैयद। सबूक, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे मुल्क में ही किसी भी मजहबी मसले को लेकर के तोड़ फोड़ होती है और एहतजाज जो है वो हमेशा एक खूनी शक्ल इख्तियार करता है। हमारे अलावा भी 50 ममालिक हैं जो अपने आप को मुसलमान मुल्क कहते हैं और उसी अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं जिसके हम हैं। तो इसका जवाब आपने कभी, आपका बहुत इंटरेक्शन रहता है जो मजहबी जमातों के जो रहनुमा हैं, कभी आपने पूछने की कोशिश की कि भाई हमारी सोसाइटी में ये वायलेंस जो है ये क्यों है? अच्छा मुबशिर भाई, ये था कि मैंने सवाल अपनी क्लास में भी किया। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर नौजवानों से मैंने ये बात की कि क्योंकि फ्रांस, उन्होंने कहा जी ये जो मुतालबा है फ्रांस के सफीर को निकालने वाला ये बड़ा अहम है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा निकालना चाहिए। तो मैंने कहा क्या सऊदी अरब ने, ईरान ने, यमन ने, मिस्र ने, तुर्की ने, इन्होंने निकाल दिया सफीर अपने मुल्कों से? तो ये क्या वजह? और दूसरी बात ये है कि हम असल में अभी तक ग्लोबल फैक्टर को ठीक तरीके से लोगों तक पहुँचा ही नहीं पाए। निसाब का इशू है, किताब का इशू है, मजहबी रहनुमाओं की सोच का मसला है, हमारे मीडिया का प्रॉब्लम है। हम ठीक तरीके से आज तक ये आर्गूमेंट ही लोगों तक नहीं पहुंचा पाए कि हम कोई एक ग्रेट डिबेट करें जिसमें लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि आज़ादी इजहार, आज़ादी फ़िक्र असल में है क्या। और किसी बंदे का ज़ाती नुक्ता नज़र उस कौम का नुक्ता नज़र नहीं होता, उस मुल्क का नुक्ता नज़र नहीं होता। असल में बुनियादी बात यह है मुबशिर भाई, जो आपने सवाल किया, ये हमेशा सियासी मौज़ूआत होते हैं जिन्हें मजहबी मौज़ूआत बनाकर सोसाइटी में पैदा किया जाता है और नतीजे के तौर पर मतलूबा मकासद और अहदाफ हासिल किए जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातों में से कुछ का माजी देखें तो 98 में मुझे याद है, मेरे पास अखबारों की तराशें मौजूद हैं कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और एक और मजहबी जमात थी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में उसी तरह के इल्ज़ाम लगाए थे जिस तरह आज वो तहरीक इंसाफ के बारे में लगा रहे हैं, और ठीक वही लैंग्वेज थी और वही अखबारों की तराशें, कटिंग और उस वक्त के जो उनकी स्पीचेज हैं सारी मेरे पास मौजूद हैं। तो हमेशा सियासी मौज़ूआत को सियासी वजह होती है और मजहबी मौजू बना दिया जाता है। नतीजे के तौर पर फिर पाकिस्तान की सोसाइटी, जैसे मैंने पहले कहा, कि इतना हसास और जज्बाती बना दिया गया है कि आप यहाँ पर देते हैं कि इंतखाबात में जो हमारी मजहबी जमातें हैं जब वो नारा लगाती हैं कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो वो खुलेआम कहती हैं हम आपसे रोटी की बात नहीं करते, हम आपसे कपड़े का वादा नहीं करते, हम गलियां और नालियां पुख्ता कराने का वादा नहीं करते, हम भूखे मर सकते हैं लेकिन हम आपसे इन मौज़ूआत पर का पहरा देने का वादा करते हैं। और जब ये पहरा देने की बात की जाती है तो लोग कहते हैं हमारा एक वोट ही है और अगर ये वोट हमारी आखिरत संवार सकता है तो क्यों नहीं देना चाहिए।
तो एक ऐसी फिजा क्रिएट कर दी जाती है और पाकिस्तानी सोसाइटी को जज्बाती हवाले से उस मुकाम पर पहुंचा दिया गया है कि लोग अपना सब कुछ तज देने के लिए और भार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मसाइल के बजाय वो ऐसे मौज़ूआत के ऊपर चले जाते हैं जहां पर उनके पास दूसरा मौक़िफ़ ही कभी नहीं आया, दूसरा आर्गुमेंट कभी नहीं आया। और ये मुझे बताएं कि जो सियासी जमातें हमारे मुल्क की 3 लेट से बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी जो कि अपने आप को जो है मुतदिल पसंद जमात कहती है, नून लीग पहले कंजर्वेटिव थी, अब वो ज़रा इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ जो तब्दीली का वादा करके आए। जब गवर्नर सलमान तासीर की को कत्ल किया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी फुल डिफेंसिव पे चली गई। उसके बाद जब ये 2017 में नून लीग के पास हुआ, वो भी डिफेंसिव पे चले गए, बल्कि नवाज शरीफ के दामाद जो हैं कैप्टन सफदर, वो आपको याद होगा कि वो मुमताज़ कादरी के मज़ार पर भी गए और उन्होंने बहुत अपनी वोट बैंक को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि नहीं जनाब हम भी इस के साथ हैं। अब तहरीक इंसाफ कम बेश वही कर रही है। तो हमारी सियासी जमातों के अंदर भी तो वो सोच जो है या वो खौफ मौजूद है कि वो किसी वक्त भी ये मजहबी कार्ड जो है उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, लिहाजा उनका भी कोई क्लियर मौक़िफ़ नहीं है। ये मुबशर भाई बिल्कुल दुरुस्त कहा, और आपने कहा कि कैप्टन सफदर साहब ना सिर्फ मुमताज़ कादरी साहब के मज़ार पर गए थे, बल्कि उन्होंने कौमी असम्बली की सीढ़ियों पे खड़े होकर नारे लगाए थे मुमताज़ कादरी के मदद में। और उसके अलावा आपको बताऊं कि आपने अवामी नेशनल पार्टी जो है वो तो ज़्यादा लिबरल जमात तस्वर की जाती है, और आपको इल्म है कि वफाकी वज़ीर रेलवे उस वक्त के जनाब हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब ने कहा था कि फलाने बंदे को अगर कोई कत्ल कर देगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया नकद इनाम दूंगा। तो इन तमाम जमातों के अंदर ये चीज़ मौजूद है। और आपको ये भी इल्म है कि 2008 के इंतखाबात में 18 इलेक्शन जो थे हल्के, इंतखाबी हल्के, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने एक कालदम तंजीम के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया था। और फिर आप ये भी देख लें कि मुस्लिम लीग नून ने कई हल्कों में कालदम तंजीमों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया। तो असल में ये जो हम ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर एक्सट्रीम मजहबी जमातें हैं और नीम एक्सट्रीम मजहबी जमातें हैं, तो वो जिनको आप मुतदिल कह रहे हैं वो असल में वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होती, लेकिन उनके जो ख्यालात और रुझानात होते हैं वो कहीं ना कहीं हालात के साथ पैदा हो जाते हैं। मसलन ये ऐसे ही है कि जैसे आप आगे पीछे तो बड़े नॉर्मल है, लेकिन जो ही मौका आया तो आप फौरी तौर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये असल में बुनियादी इशू है। और अभी आप कश्मीर के इलेक्शन में देख लें, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर देख लें, आप पूरी हिस्ट्री निकालें, और आप तो माशाल्लाह इन चीज़ों पर काम करते रहते हैं और आपने रिपोर्ट्स भी की हैं कि वहाँ हर जगह पर यही सूरत हाल है। असल चीज़ है वोट बैंक, और वोट बैंक अगर मजहबी है तो उनके साथ जुड़ जाओ। वोट बैंक अगर लेकिन यहाँ पर सुबुक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप वोट बैंक की आपने बात की, मैं यहाँ पे ही आने वाला था। असल में किसके वोट बैंक को फायदा मिलता है? क्या उनके अपने वोट बैंक को फायदा मिलता है? बेशक उनकी जान बच सकती है कि उनको दिखा रहे होते हैं कि सर देखें, मतलब प्लीज़ मेरा सर कलम ना करें, मैं भी बहुत पक्का मुसलमान हूँ, वो दिखा रहे होते हैं बिल्कुल। लेकिन क्या वाकई उनके वोट बैंक को फ़ायदा मिलता है या ऐसी जमातों के वोट बैंक को फ़ायदा मिलता है? इन दिस केस मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ तहरीक लबैक की वोट बैंक की, जो हम देख रहे हैं कि एक तरह से बढ़ता ही जा रहा है। 22 लाख वोट तो पिछले इलेक्शन में पड़े थे। जी देखें ज़रार भाई, एक इशू तो ये है ना कि वोट बैंक किसका बढ़ रहा है, लेकिन बुनियादी बात असल में यह है कि देखें तहरीक इंसाफ का जो शुरू में जो तबका उनके साथ था वो ज़ाहिरी तौर पर बड़ा लिबरल और प्रोग्रेसिव था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि वो बदल रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है कि एक्सट्रीम किस्म के माइंड सेट के अंदर वो बदलता जा रहा है। और वो पूरा एक मेहनत की गई है उसके ऊपर भी। लेकिन एक बात यह है कि आप किसी हल्के में जब अपना वोट बैंक बचाने के लिए किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने उसूलों के ऊपर, प्रिंसिपल पर आप जब कंप्रोमाइज़ करते हैं, असल में वो 5000 का या 6000 का या 8 या 10,000 का जो ब्लॉक होता है वोट का, वो असल में फिर आपको उनके जलसों में भी जाना पड़ता है, पूरा साल उनके इज्तिमात होते हैं, थानों की चेयरिंग में उनके मसले होते हैं, तो वो आपको ये थोड़ा सा वोट तो दे देते हैं, लेकिन बाकी पूरे 5 साल वो उसके एवज अपने आप को सेफ रखते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए काम करते हैं, और नतीजे के तौर पर वो आपको भी सेफ्टी फराहम करते हैं कि नहीं भाई ये जो बंदा है ये हमारा, ये अपना ही बंदा है। तो ये इस किस्म की जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पर होती है। तो ये दो तरफा तौर पर जो सूरत हाल है वो सारी चल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि आप अगर तय कर लें कि हाँ हमने
यहाँ से इस किस्म के अनासर को ख़त्म करना है। और इस किस्म के अनासर को ख़त्म करने के लिए हमें, क्योंकि 40 साल से जिस फसल को हमने परवान चढ़ाया है उसे 6 महीनों के अंदर ख़त्म नहीं किया जा सकता है, 6 सालों में ख़त्म नहीं हो सकती। उसके लिए आपको उसी तरह ड्रामे तैयार करने होंगे जिस तरह आपने ड्रामे बनाकर उनको एक्सट्रीम, आपने पाले शाह बनाया, आपने नावल लिखवाए दास्तान ईमान फरोशों की, और आपने पूरी एक हिस्ट्री सारी बनाई। आप लाइब्रेरियों में जाएं तो किताबें वो पढ़ी हैं, टीवी पर जाएं तो ड्रामे वो हैं, सिनेमा में जाएं तो फिल्में वो हैं। तो सारी आपने जज्बाती मूवमेंट सारी क्रिएट की है, और वो जो सारी वो लाजमी को वो कन्वर्ट हुई है वोट के बैंक के अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबूक, आपने बड़ी अच्छे बताया। और मुझे पता है कि इस प्रोग्राम के ऊपर रियासत हंस रही होगी। नहीं बिल्कुल, ये जनाब ये कैसी बातें। देखिए, बॉटम लाइन ये है, आप राइट को मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे, राइट आपको राइट स्ट्रीम कर रही है एक तरह से। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि आपको एक पूरा करना होगा, ये किसी ने नहीं करना, ऐसे ही चलना है। और चीज़ें बहरहाल अब तरी की तरफ जाएंगी, जो अभी सूरत हाल पर नहीं, अल्लाह ना करे मज़ीद खून खराबा हो, मगर चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।